हेलो स्टूडेंट, आज हम स्मार्ट ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग से एक क्वेश्चन देखेंगे। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है 230 ऑब्लिक 24 वोल्ट 50 हर्ट्ज 100 वोल्ट एम्पियर रेटिंग के लिए एक सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हम थ्योरी बता चुके हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, जैसे फ्लक्स डेंसिटी जो है बी एम की वैल्यू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर लेंगे। कोर लेमिनेशन के लिए स्टैकिंग फैक्टर जो है हम 0.9 लेंगे और करंट डेंसिटी जो है कि 2.3 एम्पियर पर एम स्क्वायर लेंगे। टर्न पर बोल्ट की संख्या टी की वैल्यू जो है हम 4.6 लेंगे। ये टेबल नंबर 5 से हम आपको बता देंगे। टेबल नंबर 5 से हम वहाँ से हम 100 वोल्ट एम्पियर के लिए हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू 4.6 लेंगे। यहाँ पे वोल्ट एम्पियर और टर्न पर वोल्ट में टेबल बनाया गया है। वोल्ट एम्पियर रेटिंग के अनुसार ही हम वैल्यू चूज करते हैं, टी की वैल्यू चूज करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं 100 वोल्ट एम्पियर के लिए टी की वैल्यू 4.6 है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है हम 90% लेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो है कोर की डिजाइनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो फ्लक्स है मैक्सिमम फ्लक्स जो है उसके लिए हम फार्मूला हमने ड्राइव किया था 1/4.44 एफ इंटू टी ई से हम यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/4.44 इंटू एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज इंटू टी की वैल्यू 4.6। यहाँ से फाइव की वैल्यू आ गई 9.8 इंटू 10⁻⁴ वेबर। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कोर एरिया निकालेंगे। टोटल कोर एरिया निकालेंगे ए आई इक्वल टू होता है 5m/bm। ठीक है, 5m की वैल्यू हमने यहाँ निकाल चुके हैं, ये रख देंगे। और bm की वैल्यू जैसा कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये रख देंगे। तो इसकी जो एरिया आ गई, जो टोटल कोर एरिया है वो 9.8 मीटर स्क्वायर हमको मिल गई। यहाँ पे अब हम ग्रास कोर एरिया निकालेंगे। ग्रास कोर एरिया ए जी इक्वल टू टोटल कोर एरिया डिवाइडेड बाई स्टैकिंग फैक्टर। टोटल जो कोर एरिया हमने निकाला था ए आई की वैल्यू 9.8 और जो स्टैकिंग फैक्टर है वो 0.9 है। तो यहाँ से हमको ए जी की वैल्यू जो है 10.9 सेमी स्क्वायर मिल गया। फिर हम क्या करेंगे कि सेंट्रल लिम्ब की जो चौड़ाई है ए की वैल्यू हम निकालेंगे। ए इक्वल टू हमने बताया था √AG और ए जी की वैल्यू हमने निकाला है 10.9, ये रख दिया। फिर ये 3.3 सेंटीमीटर आ गया। या हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू कितनी आ गई 33 mm। ये जो ए है ये क्या है, सेंट्रल लिम्ब की चौड़ाई है। जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है तो उसके बीच में जो लिम्ब होता है उसी पे हम वाइंडिंग करते हैं और उसी की चौड़ाई ये निकल करके सामने आई है। अब यहाँ पे चूँकि हम ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के लिए जो स्टैकिंग यूज कर रहे हैं, जो पत्तियाँ स्ट्रिप्स जो यूज कर रहे हैं वो ई और आई आकार की स्टैपिंग हम यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम टेबल नंबर 6 से सैंकी सैम्पिंग नंबर 4A लेंगे और यही क्या होगा, इसके लिए उपयुक्त होगा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर कोर की ई आई स्टैपिंग को दिखाया गया, सेंट्रल लिम्ब को दिखाया गया जैसा कि फिगर में। सेंट्रल लिम्ब की जो भी चौड़ाई थी हमने निकाला था ए की वैल्यू 33 mm। तो 33 mm के लिए हम टेबल नंबर 6 से हम देख रहे हैं कि जो भी सैंकी टाइप नंबर है वो 4A आ रहा है। और 4A के लिए हम देख रहे हैं कि जो भी ABCD की वैल्यू हम इस टेबल से हम चूज कर लेते हैं और रिक्वायर्ड विंडो एरिया फार्मूले में रख के हम ज्ञात कर लेते हैं।
अब ए की इस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 6 से बी सी डी ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम बता देंगे कि जो भी टेबल नंबर 6 है वहाँ से हम ई आई स्टैकिंग के लिए टेबल नंबर 6 से सैंपिंग नंबर जो है 4A उपयुक्त होगा, और उसके संबंध में जो भी टेबल में बी सी डी ई की वैल्यू है हम वहाँ से ले लेंगे, जो भी नियरेस्ट वैल्यू है ए की वैल्यू के लिए हम ले लेंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड विंडो एरिया, और यहाँ पे हमको कितनी विंडो एरिया की रिक्वायर पड़ेगी, जैसे जिससे कि जो भी हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है या फिर जो भी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक सेंट्रल लिम्ब पे हमारा पूरा ठीक से उस पर हम स्थापित कर सकें, जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड आवश्यक विंडो एरिया कितनी होनी चाहिए, उसका फार्मूला है ये। और यहाँ पे ABCDE की वैल्यू रख करके हम रिक्वायर्ड विंडो एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो जो फार्मूला होता है हमने बताया था B - A - 2D डिवाइडेड बाई 2 इंटू C - 2E। यहाँ से हम सारी वैल्यू यहाँ ये रख करके और यहाँ से हम रिक्वायर्ड विंडो एरिया फाइंड कर लेंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड विंडो एरिया आ रहा है हमारा 12.256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हमको मिल गया। ये रिक्वायर्ड विंडो एरिया है, मतलब ये आवश्यक है, मतलब इतना होना ही चाहिए। उसके बाद अब हम यहाँ पे वाइंडिंग डिजाइनिंग के बारे में हम देखेंगे कि वाइंडिंग की किस तरह से हम डिजाइनिंग करेंगे। यहाँ पे अब हम वाइंडिंग डिजाइनिंग के बारे में देखेंगे, डिजाइन के बारे में। चूँकि हमको पता है कि ये फार्मूला हमको आपको बता चुके हैं। यहाँ पे आईपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग करंट है, और प्राइमरी वाइंडिंग करंट इसका क्या होगा, वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी और इनटू प्राइमरी वोल्टेज। तो जो भी हमारी जो ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग कितनी है 100 वोल्ट एम्पियर है, डिवाइडेड बाई 0.9, एफिशिएंसी कितनी हो रही है 0.9, और वीपी की वैल्यू 230 वोल्ट। तो यहाँ से जो भी प्राइमरी करंट जो निकल रहा है 0.48 एम्पियर निकल रहा है। अब हम क्या निकाल लेंगे, इस करंट की सहायता से हम जो है प्राइमरी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग का जो कंडक्टर है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे यहाँ से। तो A-P = हो जाएगा IP डिवाइडेड बाई 2.3। ये जो 2.3 है ये क्या है, करंट डेंसिटी है, जो कि स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग के लिए करंट डेंसिटी हम 2.3 ही लेंगे हमेशा। तो यहाँ से IP की वैल्यू 0.48 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ से हम A-P की वैल्यू निकाल लेंगे। A-P = IP डिवाइडेड बाई 2.3 होता है। और यहाँ से जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हो जाएगा 0.209 mm² हो जाएगा। अब इसकी सहायता से हम क्या फिर हम यहाँ पे चूँकि एरिया = होता है, हमको पता है एरिया = क्या होता है किसी भी कंडक्टर के लिए π/4 d²। चूँकि प्राइमरी वाइंडिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे P लिख देंगे, डैश है तो डैश। तो यहाँ पे हम dP' की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से इस फार्मूले से। तो √4/π A-P, यहाँ से सारी वैल्यू रख कर हम D' की वैल्यू हम निकाल लेंगे, डायमीटर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 0.516 mm कंडक्टर की डायमीटर आ गए। अब टेबल नंबर हम 4 से इस वैल्यू के लिए हम निकटतम स्टैंडर्ड वायर का साइज जो भी है 0.530 mm डायमीटर का है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर का नॉमिनल कंडक्टर डायमीटर दिया हुआ है mm में, फाइन कवरिंग दिया हुआ है mm में, और मीडियम कवरिंग के लिए mm में डायमीटर दिया हुआ है, और थिक कवरिंग के लिए भी mm में डायमीटर दिया हुआ है। ये टेबल नंबर 4 है, जिससे कि
हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग डायमीटर हम निकाले थे डी डैश की वैल्यू 0.516 mm। तो 5.56 mm के लिए हम देख सकते हैं कि टेबल में 0.53 इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। और इसके लिए हम मीडियम कवरिंग और थिक कवरिंग के लिए भी वैल्यू हम देख सकते हैं, जैसा कि टेबल में हम इंडिकेट कर दिए हैं। बाकी ऐसे ही सारे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इस साइज के लिए हम टेबल नंबर 4 हम देखेंगे और देखेंगे वहाँ से कि इसके इस कंडक्टर की साइज के लिए कौन सा टेबल मतलब कौन सी नियरेस्ट वैल्यू आ रही है इस वैल्यू के लिए। तो टेबल नंबर 4 से हमको पता चलता है कि जो भी स्टैंडर्ड वायर का जो साइज़ है वो 0.530 mm डायमीटर का है। इसलिए यहाँ पे हम जो डीपी होगा, डीपी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर, कितना हो जाएगा 0.530 mm। ये पूर्वानुमान सिंथेटिक एनामेल्ड राउंड कॉपर वायर के लिए है। ठीक है, डीपी की वैल्यू। यहाँ से अब हम डीपी डैश इक्वल टू 0.602 mm ये मीडियम कवरिंग के लिए होगा। जो भी कंडक्टर है उसकी जो भी इंसुलेशन है उसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो जो भी मीडियम कवरिंग होगा, मीडियम इंसुलेशन होगा, उसके लिए जो डी डैश की वैल्यू होगी वो 0.602 mm हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे हम ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 dp स्क्वायर। तो यहाँ से π/4 की वैल्यू 3.14 इंटू डी की वैल्यू जो है 0.53। यहाँ जैसे कि अभी हमने निकाला डी की वैल्यू, ये डी इक्वल टू 0.530। ये टेबल से ही हम देखेंगे। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे डीपी की वैल्यू, और फिर एपी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0.22 mm स्क्वायर। तो ये जो एपी की वैल्यू है ये प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसके बाद हम प्राइमरी वाइंडिंग में टर्म्स निकालेंगे। टीपी की वैल्यू, टीपी इक्वल टू होगा वीपी इंटू टीई। वीपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है। टी क्या है, टर्न। टीपी क्या है, टीपी जो है टर्न प्रति वोल्ट की संख्या है। इसकी वैल्यू हम 4.6 जैसे कि पहले ही हम देख चुके हैं। तो यहाँ से टीपी प्राइमरी वाइंडिंग टर्म्स जो हो जाएगा वो 1058 टर्म्स होंगे प्राइमरी वाइंडिंग में। इसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्म्स निकाल लेंगे। टी एस इक्वल टू 4.6 इंटू सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज 24 वोल्ट। तो यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्म्स जो हो जाएगा 110 टर्म्स हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम 5% अतिरिक्त टर्म्स के लिए आवश्यक टर्म्स हम और एक्स्ट्रा टर्म्स बढ़ाते हैं। जो भी हमारे ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, और उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण हम क्या करते हैं कि 5% जो भी एक्चुअल जितनी भी नंबर ऑफ कंडक्टर होनी चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए सेकेंडरी पे, उस टर्म्स का हम 5% एक्स्ट्रा और टर्म्स हम लपेटते हैं। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे 110 का हम 5% निकाल लेंगे, तो 110 का 5% जो होगा वो 115.5 होगा, या फिर हम 1.05 इंटू 110 से मल्टीप्लाई करके भी हम रिक्वायर्ड टर्म्स निकाल सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम सेकेंडरी करंट निकाल लेंगे। सेकेंडरी करंट आई एस इक्वल टू वी ए वोल्ट एम्पियर बाई वी एस। यहाँ से वी ए की वैल्यू है 100 और वी एस की वैल्यू है 24 वोल्ट। तो यहाँ से सेकेंडरी करंट जो है 4.17 एम्पियर हो गया। ठीक है, चूँकि हम देख रहे हैं जो भी ट्रांसफार्मर है, हमको पता है कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पे
वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए। तो हम इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू कम आई थी, आई एस की वैल्यू। और यहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टेज है 24 वोल्ट है, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज, इसलिए यहाँ पे जो करंट आएगी ज़्यादा आएगी करंट की वैल्यू। यहाँ पे हम ए डैश एस की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकेंड कंडक्टर ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, आई एस डिवाइड बाई करंट डेंसिटी 2.3। तो हम क्या करेंगे, आई एस की वैल्यू रख देंगे 4.17 और डिवाइड बाई 2.3 एम, जो भी करंट डेंसिटी है। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर क्या हो गया, 1.81 mm²। अब हम क्या करेंगे, डी एस की वैल्यू, डी एस डैश की वैल्यू निकालेंगे। डी एस डैश इक्वल टू √4/पाई इंटू ए एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 इंटू ए एस की वैल्यू, ए एस डैश की वैल्यू 1.81 और डिवाइड बाई पाई इक्वल टू 3.14। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर है उसकी जो डायमीटर है कितनी आ गई, 1.52 mm। ठीक है, फिर हम टेबल नंबर 4 से निकटतम स्टैंडर्ड वायर का साइज कितना हो जाएगा, हम 1.50 mm हम लेंगे। और मीडियम कवरिंग के लिए हम कंडक्टर का पूरा व्यास कितना हो जाएगा, 1.605 mm है। ठीक है, तो यहाँ से डी एस की वैल्यू 1.50 mm और डी एस डैश की वैल्यू 1.605 है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ए एस इक्वल टू पाई/4 डी एस स्क्वायर। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.77 mm²। यहाँ पे अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए आवश्यक विंडो स्पेस निकालेंगे फार्मूले से। तो इसका फार्मूला हमने बताया था TP इंटू AP डिवाइडेड बाई स्टैकिंग फैक्टर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग प्लस TS इंटू AS डिवाइडेड बाई स्टैकिंग फैक्टर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सारे वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। TP की वैल्यू 1058 इंटू 0.22 डिवाइडेड बाई 0.8, ये स्टैकिंग फैक्टर है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के लिए सेम होगा। और TS सेकेंडरी वाइंडिंग टर्म्स जो हो जाएगा 115 इंटू 1.77 डिवाइड बाई 0.8। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है 545.38 mm²। इंसुलेशन फार्मर के लिए, इंसुलेशन तथा फार्मर आदि के लिए आवश्यक अतिरिक्त स्पेस जो है 25% एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं, रखते हैं। जो भी इंसुलेशन है, फार्मर है, जो कुछ भी है जो कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते समय हम यूज करते हैं, उसके लिए हम अतिरिक्त स्पेस 25% एक्स्ट्रा स्पेस रखते हैं। इसलिए टोटल रिक्वायर्ड स्पेस कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 545.38। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो टोटल रिक्वायर्ड स्पेस हो जाएगा 681.72 mm² मीटर स्क्वायर, सॉरी, इक्वल टू 6.817 सेंटीमीटर²। यहाँ पे 681.72 mm² है और ये 6.817 ये सेमी² हो जाएगा। और उपलब्ध विंडो एरिया कितना था, हम कितना निकाले थे, 12.26 सेंटीमीटर²। इसलिए चुने हुए स्टैकिंग का आकार वाइंडिंग को स्पेस देने के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, ये जो भी हम स्टैकिंग हम यूज कर रहे थे ई और आई आकार के, तो उससे हमने ABCDE की वैल्यू निकाल करके हम रिक्वायर्ड जो भी उपलब्ध विंडो एरिया था हमने निकाला था 12.26, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 12.26। यहाँ पे ये हमने ABCDE की वैल्यू
रख करके और रिक्वायर्ड विंडो एरिया हमने फाइंड किया था, तो निकल के आया था 12.256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने जो भी स्टैकिंग यूज किया है उससे हमको इतना एरिया प्राप्त हो रहा है, ठीक है, विंडो एरिया। और हमको आवश्यक कितनी आवश्यकता है, और कितना आवश्यक है विंडो एरिया, ये मस्ट इतना होना चाहिए, 6.817 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो उपलब्ध है हमारा विंडो एरिया ज़्यादा है किससे, रिक्वायर्ड से, मतलब जो आवश्यक है विंडो एरिया, मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए, तो हमको उपलब्ध है। तो इसलिए जो चुना हुआ जो स्टैकिंग का आकार है वाइंडिंग को स्पेस देने के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा या फिर उपयुक्त होगा। इसके बाद हम आवश्यक स्टैपिंग की संख्या, जो भी स्टैपिंग कितने स्टैपिंग हम यूज करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, कितनी संख्या होगी वो निकालने के लिए फार्मूला है सेंट्रल लिम्ब की चौड़ाई डिवाइडेड बाय प्रत्येक स्टैपिंग की मोटाई, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल लिम्ब है उसकी चौड़ाई हमने निकाला था 3.33, और प्रत्येक स्टैपिंग की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी है 0.33 mm होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आवश्यक स्टैकिंग की संख्या कितनी आ गई, 111, ठीक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स निकाल करके, और स्टैकिंग की संख्या, कितनी स्टैकिंग हम यूज करके कोर को बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम कितना भी संख्या में हम स्टैकिंग ले करके हम कितना भी मोटा हम कोर बना लें, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक जो भी स्टैकिंग की संख्या है 111 होगी। और जो भी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्म्स हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्म्स हैं, अब हम क्या करते हैं कि ये सारे वैल्यू हमको मिल गए। अब हम जो भी सेंट्रल लिम्ब है उस पर हम प्राइमरी वाइंडिंग और उसके बाद इंसुलेशन जो भी हम यूज करना है करते हैं, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट करके फिर हम ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग कर लेते हैं। इस तरह से ओवरऑल ये सारी थ्योरी थी, जो भी क्वेश्चन के माध्यम से हमने सब कुछ बता दिया है। वीडियो को पॉज करके देखते, नहीं समझ में आएगा वहाँ बार बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। कुछ बुक का भी हेल्प ले सकते हैं।